हेलो एवरीवन, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हेलो एवरीवन, वेरी हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज वी हैव स्टार्टेड बेसिक मैथ्स, है ना। हम लोगों ने बेसिक मैथ्स चैप्टर शुरू किया था, और बेसिक मैथ्स में पहले ये जानना जरूरी था, वी हैव एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर ना। चैप्टर का ओवरव्यू लेना जरूरी था कि पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना। बिफोर दैट हमें ये जानना जरूरी था कि सिलेबस क्या है ना। मैथ्स को अगर पढ़ना चाहिए तो किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। मेरा भी अगर इरादा हुआ, अगर मेरे हिसाब से आप लोग चले, तो मैं कोशिश भी ये करूंगा कि इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ा जाए। ठीक है ना। जिससे अपना सीक्वेंस ब्रेक ना हो और सीखना भी आसान है। अगर एनसीईआरटी को अपने हिसाब से, बाकी स्कूल्स में अपने हिसाब से चलाना होता तो चलाएं। हम तो भाई मैथ्स सीखने आए हैं, है ना। तो मैथ्स सीखने के लिए बेसिक सीखा, उसको नंबर सिस्टम सीखा, फिर पॉलिनोमियल से कनेक्टेड है, तो एक एक चीज कनेक्टेड है। इनफैक्ट अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी, आपको पता भी नहीं होगा प्रोबेबिलिटी में नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी में मेंसुरेशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मेंसुरेशन 2D 3D मैं कराता हूँ सवाल। तो आप ना उस डेप्थ में जब पढ़ रहे होते हो, इंट्रेंस के डेप्थ में पढ़ रहे होते हो, तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। तो अभी सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जाए, दैट इज फार बेटर, मजा आएगा, है ना। ठीक है। तो हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था, फिर मैं आपसे कहा था, देखो ऐसा है कि कम से कम किसी को अगर अपनी मैथ्स अच्छी करनी है, तो एक काम ये जरूर करे, इतना जरूर आना चाहिए, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास का, नाइन्थ और टेंथ का नंबर सिस्टम में इतना आना चाहिए, और कुछ एडिशनल पॉलिनोमियल के टॉपिक्स हैं, इतना आना चाहिए। ठीक है। इतना कम से कम आपको आना चाहिए बिफोर यू इंटर टू क्लास 11th, 11वीं क्लास में घुसने से पहले। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने शुरुआत किया था, वी हैव सीन बोर्ड मास। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या देख लिया था? बोर्ड मास, है ना। बोर्ड मास हमने देख लिया था। एक डीपीटी मैंने दिया था, अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डीपीटी ये 5 लेक्चर से मिलकर के बना है, 5 टॉपिक से। ठीक है। अगर मैं इसका ओवरव्यू नहीं देता तो उम्मीद हम 5 टॉपिक कल के कल फिनिश कर चुके होते हैं, मतलब लास्ट टाइम पे फिनिश कर चुके होते हैं। सिंबल्स का आधा देखा था, ब्रैकेट्स नहीं, ब्रैकेट्स देख चुके हैं हम लोग, है ना। अभी क्या बचा? आधा सिंबल्स और डिवीजन और मॉडुलस, है ना, दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो हम लोगों ने ये चेक देख चुके हैं, हम लोगों ने बोर्ड मास के बारे में जान चुके हैं। फ्रैक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया, लेकिन फ्रैक्शन को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में और डिटेल में। ठीक है। तो फ्रैक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें। देन हम लोग सिंबल्स की बात कर रहे थे, और सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेट देखा था, कि ब्रैकेट का क्या क्या हमें कैसे कैसे जरूरत पड़ता है। ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है हमारा। ठीक है, जरा सा मैं स्लाइड को ऊपर से नीचे कर दूं। आइए। तो लास्ट टाइम पे ये था। उसके बाद हमें सिंबल्स का पूरा खजाना देखना है। आप लोग इस सिंबल्स को उतारेंगे अपने हिसाब से, लेकिन पहले समझ लेते हैं ना। ये वो सिंबल्स का पूरा लिस्ट है, जो कि मैंने अपनी किताब, आने वाली किताब में डाल रखा है। 4 साल से इस किताब पे काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल ये किताब आ जानी चाहिए, उम्मीद करते हैं। तो हर साल बोलता हूँ कि इस साल आ जाएगी, इस साल आ जाएगी। एक ऐसी पॉकेट बुक किताब मैं बना रहा हूँ, छोटी सी किताब है, जिसमें मैथ के सारे फॉर्मूले हैं। मेरे बनाए हुए अराउंड 1500 ट्रिक्स में से 150 ट्रिक्स मैंने उसमें दिया है। उस 30 चैप्टर ट्रिक में से अराउंड 10 से 15 चैप्टर ट्रिक्स मैंने उसमें दिया हुआ है। मैथ्स के सारे डिफिनेशंस जो क्लास 10 तक के एक बच्चे को जरूरत होने वाली है, एएमयू जामिया बीएचयू 11th एंट्रेंस हो या 10th बोर्ड्स हो, आपका कोई भी स्टेट का, उस एक छोटी सी किताब में 200 250 पेज का होगा, इतनी मोटी सी होगी, इतनी छोटी सी होगी। आप पॉकेट में लेके घूम सकते हैं। दैट्स वाई इस किताब का नाम है पॉकेट बुक। ठीक है। तो उसका एक कंटेंट है, देखो एमयू बूस्टर लिखा होगा बैकग्राउंड में, दिख रहा है एमयू बूस्टर। तो वहीं से उठा करके मैंने ये डाला। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे 3 साल से ये पेज ऑलरेडी यूट्यूब पे डला हुआ है। तो जरा समझना आसान होता है कि एक एक चीज को मैं सिंबल्स के फॉर्म में आपको समझा सकता हूँ, है ना। जो जो सिंबल्स आपको ना पता हो बताएंगे, हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, है ना। दैट्स राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारे पास जगह भी है, तो हम लोग उसको डिटेल में भी देखेंगे। जो भी सिंबल्स हमें नहीं पता। पहला, इक्वल टू तो सबको पता है। नॉट इक्वल टू के बारे में सबको पता है। और कल तो हमने इस पे ज्ञान ले लिया है भाई, चारों पे ऑलरेडी ज्ञान ले चुके हैं, पता चल गया था हमें कितना नहीं पता है। है ना भाई। ठीक है। देन वी हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। हाँ ठीक है ना। नियरेस्ट, नियरेस्ट इक्वल टू अगर होता तो हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यूज करते, ये सिंबल है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है सर? इक्विवेलेंस या आइडेंटिकल? ये मास्टर जी समझ में ना आ रहा, ये इक्विवेलेंस और आइडेंटिकल का क्या मसला है, बताता हूं। मैंने पहले ही बताया आपको, मान लो नेचुरल नंबर लिखा आपने, और नेचुरल नंबर ऐसे ना लिख करके आपने कहा सर दीज नंबर्स आर टर्म्ड एज नेचुरल नंबर, आपने कहा इनको नेचुरल नंबर कहेंगे। तो मैंने लास्ट सन पे ही बताया था आपको, हम करली ब्रैकेट ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि बीच के नंबर से हमें मतलब नहीं है, ओनली दीज नंबर्स आर नेचुरल, बाकी बीच वाले नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक और सिंबल है, शायद यहाँ पे मैंने उसके बारे में जिक्र नहीं किया, तो कुछ कुछ सिंबल्स मैं एक्स्ट्रा बताते चलो, तो इसको भी जान लेंगे। 3 ये डॉट है ना, इसको बोलते हैं एंड सो ऑन।
अपन लोग भावनाओं में भाग करके 4 5 7 डॉट लगा देते हैं, डॉट 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 एंड सो। तो वो नहीं करने का है। एक्चुअल में सच में आप देखना, अच्छी अच्छी किताबों में आपको 3 डॉट मिलेगा, कॉमा 3 डॉट, कॉमा 3 डॉट। ठीक है, दैट्स एंड सो ऑन। ओके, अब मैं कहूँ कि यार मैं नेचुरल नंबर लिखूं या मैं ये लिखूं, मतलब अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है, आपको लग रहा है कि ये नेचुरल नंबर का मैंने सेट लिखा है, कलेक्शन लिखा है ना, दिस आर कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। मैंने कहा यार ये क्यों लिख रहे हो इतना बड़ा, इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो, ये लिख दो ना एन। एन फॉर व्हाट, नेचुरल नंबर। अरे एन फॉर नवाब सर नहीं है, एन फॉर नेचुरल नंबर है ना, तो ये नेचुरल नंबर है, एन फॉर नेचुरल नंबर। तो सर क्या ऐसी तरह और भी सिंबल होंगे? अरे क्या बात कर रहे हो, ये बिल्कुल यार, बताओ डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर। अरे आर फॉर रेशनल नहीं है, क्यू फॉर रेशनल है। क्यू होता है बिकॉज क्यू इज क्वोशंट, क्यू फॉर क्वोशंट है ना। इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज रेशनल नंबर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब मैंने जब सिंबल्स यूज किया, इस सिंबल्स का मतलब है कि दिस आर स्पेसिफिक, कोई कलेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा सर ये बताइए मुझे, तो मतलब ये कहूं या ये कहूं, बात क्या है, इक्विवेलेंट है। दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस, आइडेंटिकल है, दोनों बात सेम है। ओके, आइए इसके बारे में देख चुके हैं, इसके बारे में देख चुके हैं, क्लियर। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसको तो जानते होंगे ना, दिस इंप्लाइज, अगर ऐसा हो रहा है तो ये होगा। नहीं, कभी नहीं देखे हो? एग्जाम्पल के तौर पे आपने पढ़ा, चलो बेसिक एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश करता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का क्या फॉर्मूला होता है? आइडेंटिटीज बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ ये सही है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, ये वाला उतना ज्यादा यूज नहीं होता है जितना ज्यादा यूज ये होता है। कौन सा? सर इनमें से इफ, इनमें से कोई एक, ये वाला या ये वाला जीरो हो जाए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज, इंप्लाइज कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब क्या इधर जीरो हो चुका है, ये जीरो हो गया है ना, तो ये पूरा जीरो लिखा हुआ है, जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो, तो ये क्या हो गया, जीरो के बराबर। तो 3 ABC को उधर ला सकते हैं? तो कहते हैं हाँ सर एकदम ला सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC। जब ये होगा इंप्लाइज ये होगा, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं इंप्लाइज। इनफैक्ट ये इफ में भी ट्रू है, डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ से बात ट्रू है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है? मैं तेरा भाई, तो तू मेरा भाई नहीं होगा? ये भाई भाईचारा एक ही तरफ से होगा। मैं तेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त नहीं। तो अगर मैं तेरा भाई तो तू मेरा भाई, तो वही सेम चीज। ये तो ये डबल इंप्लीकेशन। कभी कभी ऐसा हो सकता है मैंने भाई मान लिया है तुम्हें, और ये मैं ना मान रहा तेरे को भाई, तो मैंने मान लिया, दैट इज दिस इंप्लाइज। तूने नहीं माना है, डबल इंप्लीकेशन काम नहीं कर रहा, इधर से इधर उधर से इधर नहीं है। ये सेम आपको अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में बताऊं तो रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो अब समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, मतलब केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है? चलिए आइए, तो ये सिंबल भी क्लियर हो गया, ये सिंबल भी क्लियर हो गया। आइए ये दो सिंबल को समझते हैं। ऐ सर ये उल्टा ए का कौची होता है सर? दिस इज फॉर एवरी या फॉर ऑल? कभी शायद तुम लोगों ने देखा हो, ना देखते हो ना, क्योंकि अब ना अब देखोगे। मैंने बच्चों से एक बार पूछा, इनफैक्ट ना मैं अलीगढ़ केला नगर चौराहा पे हमारा बहुत बड़ा सा वो लगा है, यूनिपोल बैनर, बहुत बड़ा सा, आज से नहीं 1.5 साल से वहीं लगा हुआ है। ठीक है, देखा तुमने? तो अभी इस्मा जो पैदा हुई मेरी बेटी, तो वही पास में अलीगढ़ हॉस्पिटल है, वहीं हुई है ना। तो मैंने नर्स से पूछा, इमेज क्लासेस जानते हैं आप? देखो मैं बता रहा हूँ क्या, देखने वाले से एग्जांपल याद आ रहा है। इमेज क्लासेस जानती है आप? बोला नहीं। बोलती कि वो पोस्टर वहां पे सामने दिख रहा नहीं? बोला नहीं। मतलब वो वहीं पे है हॉस्पिटल, 1.5 साल से, कभी उसकी नजर वहां पे गई होगी लेकिन ध्यान नहीं गया। ठीक है, और वही बगल में एक पाइप और वो किसका, प्लम्बर्स का दुकान है ना, पाइप वगैरह।
और मैं उससे पाइप लेने गया एक दिन ऐसे रैंडम, वो मेरे को बड़े गौर से देख रहा है, और मेरा फोटो लगा हुआ था वहां पे, मिला रहा है मेरा फोटो, अरे यही तो है वो, लग रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपका ध्यान किधर है, तेरा ध्यान किधर है, पढ़ाई इधर है, तो इसलिए आप ध्यान से कभी गौर नहीं किए होगे, ये सिंबल भी आपके एनसीईआरटी में दिया रहता है। इसका मतलब क्या होता है, मान लो मैंने लिखा दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये हर वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये बात ट्रू। अब इतना लंबा लिखता फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, उल्टा ए का मतलब ये हुआ। सिंबल्स किस लिए यूज करते हैं, चीजों को आसान करने के लिए नहीं यार, मैं इतना बड़ा सा यूज किया, इसका एक सिंबल बना लिया, ठीक है। मैं यहां पे लिखता नेचुरल नंबर इज इनडायरेक्टली रिटन एज दिस, मैं इतना लंबा लिखता इनडायरेक्टली रिटन एज, डायरेक्टली लिख दिया ना, इक्विवेलेंस लगा दो। तो सिंबल्स बनाए गए इसलिए कि हम चीजों को आसान कर सके। तो ये सिंबल्स था, यहां तक में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है? जरा सा इतना उतारो तो तुम लोग लाइन से, मैं घर पे नहीं दूंगा, अभी हैंड टू हैंड उतारो आप। मॉड्यूल में है एग्जैक्टली, दिस कंप्लीट शेट फिगर इज गिवन इन मॉड्यूल, मॉड्यूल मिल चुका है सबको ना, है ना, है मॉड्यूल में डाला हुआ है सेम, और बहुत डिटेल में डाला हुआ है। हाँ ठीक है, नहीं उतारना है तो बता दो, मना कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा डन, आइए चलिए कोई बात नहीं। अच्छा लगे तो इसको भी जान दो, ये तो जानते हो प्रोपोर्शनल, हमेशा पढ़ो दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो जरा सा मुझे ना, खुरापाती इंसान है यार, कोई नया नया चीजें सिखा रहे हैं। अब ये ना मॉड्यूल में नहीं है ये सिंबल, ठीक है। आपने पढ़ा, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, सॉरी ये अल्फा जैसा दिख रहा है, ये बीच में ऐसा लगेगा, दिस इज प्रोपोर्शनल। जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, आपने ओम्स लॉ में फिजिक्स में पढ़ा होगा। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, ये पढ़ा ना, अगर करंट घटाएंगे तो वोल्टेज भी घटेगा। तो हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जैसे हटाते हैं, आप बोलते हैं कांस्टेंट आएगा, आप बोलते हैं सर यहाँ पे कांस्टेंट आर आएगा, इसीलिए आप बोलते हो V इक्वल्स टू आई आर, जिसको आप कौन सा लॉ बोलते हो, ओम्स लॉ, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सिंबल कैसे बनाओ, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इज प्रोपोर्शनल टू, एग्जैक्टली exactly. तो अगर मान लीजिए 1 बाई, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 बाई क्या, किसको कहते हो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2 पाई, हाँ, टाइम पीरियड ऑफ पिंड 1/2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, हाँ, तो 1/√g, ऐसे करके इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक सिंबल। अच्छा मैं वही सिंबल यूज कर रहा हूँ जिसको हम यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक और चीज है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में पी स्क्वायर, अच्छा मैथ का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि मैथ के फॉर्मूले में हमारे पास फॉर्मूला है ही नहीं इस तरह का कुछ, है ना। तो फॉर्मूला तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही है, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप पढ़ते हो सॉरी मोमेंटम पढ़ते हो, काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो, सॉरी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब इसलिए मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, रैंडम एग्जांपल आ रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, दैट इज पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर लिखा हुआ है, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के, ठीक है ना। अच्छा आइए, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझ में आया। अच्छा इस सिंबल के बारे में मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, बिलोंग्स टू, बताओ, है ना, बताया था ना मैंने आपको कि बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है। बिलोंग्स टू मतलब ये हुआ, है ना, सिखाया भी था, बिलोंग्स टू मतलब क्या ले सकते हैं, हाँ ये ले सकते हैं, काट दिया बीच में, ऑपरेशन कर दिया, नहीं ले सकते, डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके। देयर एग्जिस्ट, ये भी आप अपने एनसीईआरटी में देखते होगे, बताइए ना, अभी तक ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दोगे तुम अगर पढ़ोगे तो, क्या देयर एग्जिस्ट मतलब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर एक्स सच दैट वगैरह वगैरह, इनफैक्ट सच दैट का भी एक सिंबल होगा, लो, सच दैट, ST। जैसे तुमने इंग्लिश में बहुत इसको यूज किया, बताओ इसको बता दो तो मैं मान जाऊंगा, इसका एक्चुअल नेम क्या है ये बता दो, एक्चुअल नेम क्या बोलते हैं, Examples? ना ना ना, Sir, that दैट is इज तो मुझे पता है, इसको दैट इज पढ़ते हैं। IE का मतलब क्या है मेरे को खुद नहीं पता, कभी सर्च करना, एग्जैक्ट कोई नाम आता है इसका, नहीं पता, मैं इंग्लिश का थोड़ी टीचर हूँ यार, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल में नाम है, ठीक है,
इसको ये पढ़ते हैं शॉर्ट में, ये लिखते हैं लैटिन वर्ड है ना, जैसे लैटिन और ग्रीक ग्रीक वर्ड्स होते हैं ना, तो लैटिन वर्ड है इसका। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री को आप जो पढ़ते हैं ना, ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्री नहीं है, मेट्रियन है, जो दैट इज, उसको मेट्री बना दिया गया है ना। तो वो ग्रीक सिंबल्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं जिसको यूज किया गया, ग्रीक मैथमेटिशियंस बहुत सारे निकले ना। ठीक है, तो सच दैट भी हो गया, देयर एग्जिस्ट भी हो गया। अच्छा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट तो ना ऑपरेशन कर डालो। ठीक है, अच्छा ये वाला समझना बहुत जरूरी है। ए पाइपलाइन, इसको पाइप बोलते हैं, पाइपलाइन कैरेक्टर, पाइप सिंबल का नाम पाइप है, ये डंडा। ठीक है ना, आपने देखता होगा हमेशा, वी आर गोइंग टू लॉन्च अवर न्यू बैच फॉर 9th एंट्रेंस फ्रॉम 11th ऑफ अक्टूबर, दैट इज फॉर एमयू डंडा, जामिया डंडा, है ना, बेचयू 9th एंट्रेंस। तो ये डंडा जो है ना, बेसिकली दिस सिंबल इज पाइपलाइन कैरेक्टर, इसको पाइपलाइन बोलते हैं, दिस इज पाइप, क्या बोलते हैं, डंडा, पाइप। ठीक है, तो ए पाइप बी का क्या मतलब है, ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी, मतलब ये अगर मान लीजिए मैंने लिखा 2 पाइप 4, इसका मतलब 2 4 को काट देगा। ठीक है, अब समझना थोड़ा मुश्किल सा, 4 2 को तो नहीं काट रहा है, दिख रहा है 2 4 को काट देगा, तो ए इज डिवाइजर ऑफ बी। अच्छा, इसमें एक वो भी होगा, रिमाइंडर, मॉड, रिमाइंडर कैलकुलेशन, रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल तो यार जानते हो आप, पैरेलल और परपेंडिकुलर, इन्फिनिटी भी जानते हो आप, मैं भी कुछ दिन पहले आपको शायद बात कर रहा था, ये ना सब देखने में एक जैसे लगते हैं, प्रोपोर्शनल, इन्फिनिटी, अल्फा, थोड़ा सा सही से नहीं बनाया, देखो यहाँ पे है कहीं ना कहीं अल्फा, देखो ये रहा। ठीक है, हल्का सा यहाँ जाकर के ऐसे होता है घुमा हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इसी को बड़ा सा बना दूं तो ये ऐसे दिखेगा, दिख रहा है, तीनों एक जैसा लग रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्फिनिटी मुंह बंद, और ये थोड़ा सा टेढ़ा है अल्फा। सही, तो बहरहाल आइए बढ़ते हैं आगे। परसेंटेज तो सबको पता है। आइए, दो सिंबल है मैथ्स में जिसको हम बहुत बार यूज करते हैं, एक तो है पाई, और दूसरा है ये यूलर्स नंबर या यूलर्स कांस्टेंट, कहां पे पढ़ा, अनस सर ने पढ़ाया है आप लोगों को, अब याद करो कहां पे पढ़ा। एपी के भी और स्पेसिफिक कहां पे पढ़ा, लॉग के अंदर, है ना, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। तो नेचुरल लॉग जब हम लोग यूज करते हैं, एल एन, मान लो मैं एल एन एक्स लिखा हूं, इसका इनडायरेक्टली मतलब होता है लॉग टू द बेस ई एक्स। अब कुछ याद आ रहा है, हाँ अब याद आया होगा बिल्कुल। तो ये जो बेस में हम यूज कर रहे हैं, द बेस इज ई, ये जैसे पाई इज एन इरेशनल नंबर, एंड व्हाट इज पाई, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो, है ना। तो व्हाट इज दिस ई, ई भी एक इसी तरह का रेशियो है जिसकी वैल्यू 2.71 होती है, कितनी होती है, 2.71, 8 भी है शायद, एंड सो ऑन है, एंड सो मतलब दिस इज एन इरेशनल नंबर। अगर मैं तुमसे बोलूं जाने माने से इरेशनल नंबर बताओ, सबसे पहले आप पाई बताओगे, दूसरा आप क्या बताओगे, ई, यूलर्स नंबर या यूलर्स कांस्टेंट, है यूलर बाबा ने दिया तो इसलिए उन्हीं के नाम से रह गया। ए भाई, मैं अपनी 10वीं क्लास में इतना कंफ्यूज था इस दो सिंबल में, देयर फॉर और बिकॉज, मैं तो कंफ्यूज का लगाए देयर फॉर, पता मैं क्या करता था, मैं देयर सर फॉर मैं लिख देता। कंफ्यूज हुई सर। तुम लोग भी रहते थे कंफ्यूज। सर पता नहीं किसको कहाँ लगाना है। ये ये बात तो क्लियर, मेरे को पता था कि किसको कहाँ पे लगाना है, कब देयर फॉर यूज करना है, कब बिकॉज या सिंस यूज करना है, ये मुझे पता था। लेकिन मैं सिंबल में कंफ्यूज कि ऐसे वाला बनाए या ऐसे वाला बनाए, बड़ा कंफ्यूजन। ठीक है, तो पढ़ाते पढ़ाते आइडियाज निकले इसमें, मैंने इसका एक तरीका बनाया, इसको मैंने ऐसे याद किया। ठीक है, देयर फॉर, आप ट्रायंगल जब भी बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, भाई एक ट्रायंगल बनाओ, ऐसे बनाओगे। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाया, तीनों कोने लिया, टी फॉर ट्रायंगल, टी फॉर देयर फॉर, ये है ट्रायंगल यानी देयर फॉर। ठीक है, और इसी का उल्टा बना दिया तो क्या बन गया, है ना, बिकॉज या सिंस, है ये रहा बिकॉज या सिंस। तो जब भी हम यूज कर रहे हैं बिकॉज दिस इज दिस या सिंस दिस इज दिस, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दो सिंबल आपके बोर्ड्स में बहुत काम आता है, अगर तुम्हें ना आता है आप अंग्रेजी में लिख के आ लो, देयर फॉर वी विल गेट, काहे हम यूज करें सिंबल भाई, गलत लगाने से बढ़िया है अंग्रेजी लिख दो पूरा। ठीक है, एक और चीज है जो अपने बोर्ड्स में आप लोग नहीं करते हैं, अगर आप, अच्छा बोर्ड्स तो आप लोग को देना ही नहीं है, फिर भी याद रखना चाहिए, शायद करते तो शायद मार्क्स और बहुत अच्छे आते हैं। क्या, हम सबसे आखिरी में ना आंसर को लॉक करना होता है,
ये आंसर लॉकिंग क्या होता है? हम जो भी आंसर निकाल के लाएं, द हाइट ऑफ द टावर इज, आपने बोला लेट द हाइट ऑफ द टावर इज एक्स मीटर, सवाल वाल सॉल्व किया और एक्स इक्वल टू 15 मीटर आया, आप इतने करके चले आते हो। आप ये नहीं लिखते हो हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर, एक अंग्रेजी में एक लाइन लिख के आनी होती है। और आप एनसीईआरटी उलट के देख लो, सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल में आंसर लॉक किया जाता है। ठीक है, तो आंसर लॉकिंग करो, साथ साथ एक और चीज, इक्वल टू आप कभी एनसीईआरटी में देखना सारे इक्वल टू एक लाइन से चल रहे हैं। मैं अपने 10th बोर्ड में 95 मार्क्स आए थे मैथ्स में, पेपर निकलते ही मैंने कह दिया तो मेरे 5 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि निकलते ही तुरंत दिख जाता गलती का किया है, वो पेपर के दौरान नहीं दिखता है। इसलिए तो कहते हैं पेपर के दौरान अगर तुम दिख जाओ तो टीचर बन गए हो तुम। हमें अपना सॉल्यूशन करते करते कभी कभी दिख जाता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त बाद में तुरंत अबे यार ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, वो तुरंत दिखता है बाहर में, और ऊपर से सबसे पहले पता चलता है, कब पता है? दोस्त जब डिस्कशन कर रहा होता है, अबे मेरा आंसर ये आ रहा, तेरा नहीं नहीं सही, तुम सही हो तुम सही हो, झूठ बोल के निकल के पता चला कि मेरा गलत है इसलिए। ठीक है, तो असल मैं अपने स्कूल का टॉपर था, एकरा पब्लिक स्कूल का, तो सबसे बच्चे आते थे भाई नवाब इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है। वहां पे सीबीएसई में खास क्या है कि सवाल नए देते हैं वो लोग। एनसीईआरटी के 2-4 सवाल आ जाएंगे, बाकी सारे सवाल क्या होंगे, उसी एनसीईआरटी से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, एमयू में ऐसा नहीं होता, एमयू वाले तो बल्ले बल्ले है। इंटरनल बच्चा कोई एमयू का एग्जाम दिया हुआ कोई है इंटरनल? नहीं, शाम वाले बैच में बहुत सारे हैं। तुम तो हो इंटरनल? ना ना, तुम तो आईएमएस में हो। थी, हाँ कभी। तो बताना ही चाह रहा हूं कि एमयू का पेपर में ऐसा नहीं होता ना, इस सीबीएसई में ऐसा होता। अच्छा, अब आइए दो सिंबल, एक है इज कॉन्ग्रेंट टू और ये सिमिलर टू। अरे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी पढ़ा है ना हम लोगों ने। अब सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी में फर्क क्या है? बस ये सिंबल में ये पता है क्या, ये एस ही है इनडायरेक्टली देखा जाए तो, और यहाँ पे वही वाला एस है और इक्वल टू के साथ है। कोई बताएगा क्यों है ऐसा सिंबल? हमको का मतलब है तो है। हाँ तू तो पढ़ी है अभी, पता है मेरे को, चल बता, तू ही बता। हाँ, कॉन्ग्रेंसी क्या होता है? जो फिगर कॉन्ग्रेंट होगा वो कॉन्ग्रेंट भी होगा और सिमिलर भी होगा, मतलब इक्वल साइज का तो होगा ही होगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी का क्या मतलब है, सेम शेप एंड सेम साइज। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिर्फ साइज, एस फॉर साइज, साइज सिर्फ सेम होगा, नहीं नहीं साइज नहीं होगा, शेप सेम होगा, साइज सेम हो या ना हो। यहाँ पे क्या, शेप भी सेम और साइज भी सेम, तो दोनों के दोनों इक्वल टू होने चाहिए। ठीक है, अब आइए, ये जो करली ब्रैकेट है इसको हम लोग सेट बोलते हैं। सेट मतलब एक जैसों का कलेक्शन। आपके बैच में मैं इस बार सेट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, पुराना आप अगर मेरे नैप स्ट्रीक का वीडियो जाकर के देखेंगे तो बेसिक मैथ्स में मैंने सेट थ्योरी भी पढ़ाई है थोड़ी सी, कि सेट्स किसे कहते हैं। हाँ, आपको हल्का सा नजराना दे देता हूँ सेट्स के बारे में। इट इज द कलेक्शन ऑफ सेम और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम टाइप के अगर ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया तो इसको हम लोग सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल, आपके ऊपर एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये कौन से नंबर है भाई? ये ऑल काउंटिंग नंबर्स है। अगर मैं कल को लिख दूं टू, कल को लिख दूं 2 4 6 8 10, बताओ क्या ये सेट है? क्या ये सेट कहलाएगा? हाँ कहलाएगा ना, ये सब एक जैसे है ना, क्या खास है इनमें? ये सब के सब इवन नंबर है, तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर। अगर मैं रैंडम से अंड बर्न देवानंद कुछ भी लिख दूं, 1 3 7 9 12 11 15 19 45 55, है ना, 56 एंड सो ऑन, जो दिल में आया मैंने लिख दिया, मुझे नहीं पता क्या दिमाग में चल रहा था मेरे। तो क्या ये सेट होगा? नहीं होगा। सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, सिमिलर। तो कभी भी मैं सेट बोलूं तो समझ लेना कि सेट में हम सिमिलर एक जैसा ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, जैसे मतलब भाई द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लासरूम, सबका नाम मैंने लिख दिया, और सेट्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? करली ब्रैकेट से। तो क्या नेचुरल नंबर एक सेट है? बोला हाँ ना, सब काउंटिंग नंबर का कलेक्शन है। क्या होल नंबर एक सेट है? अरे हाँ ना सर, सारे काउंटिंग नंबर और उसके साथ एक जीरो भी ले लेते हैं। क्या रियल नंबर एक कलेक्शन है? बोला बिल्कुल ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो क्या ये सेट है? बिल्कुल सेट है। तो जो भी जाने माने नंबर्स का कलेक्शन हो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। सिर्फ नंबर्स के लिए ऐसा नहीं है। मान लो मैंने कहा था टॉपर ऑफ दिस क्लासरूम ऑफ ऑल द डिफरेंट टेस्ट, जितने भी टेस्ट हो उसके टॉपर्स का मैंने कलेक्शन बना दिया, तो वो भी एक सेट है। समझ में आ रहा? क्या सेट नहीं है, इसको भी जानना एक जरूरी है। एक तो इस तरह का सेट नहीं होता है,
अब मैं सेट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट थ्योरी है मैथ्स का। ठीक है, क्या सेट नहीं हो सकता? अगर मैं बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल द बेस्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, तो अब किसका किसका नाम लोगे? सबसे पहले सचिन, उससे पहले कपिल देव, अब तो MS धोनी, विराट कोहली, सहवाग। ठीक है, आपको पता भी एक बहुत बड़ा धुरंधर निकला था जिसने पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया था। पहला T20 वर्ल्ड कप, तुम लोग शायद पैदा नहीं होगे, 2007 की बात है, मैं उस वक्त क्लास 11th में था। 2007 पहला T20 वर्ल्ड कप था, MS धोनी की कैप्टनशिप थी। लास्ट ओवर में 11 या 14 रन चाहिए थे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। माहौल इतना, इंडिया जीत रही थी, अचानक से वो तनवीर, क्या नाम था, सुहेल तनवीर से हरभजन सिंह के बॉल पे 3-4 छक्के मारा, मैच बराबर हो गया। इतना बराबर हो गया कि मिस बाबुल हक जो उस वक्त का कैप्टन था, ठीक है, उसके साथ वो क्रीज पे टिका हुआ था, लास्ट बैट्समैन बचा हुआ था, एक ओवर में 14 रन चाहिए थे। एक जोगिंदर शर्मा नाम का बॉलर था, इतना पीटता था वो, इतना पीटता था, विकेट मिल, उस पीटने में क्या होता है, विकेट मिल जाता है ना, इतना पीटता था, अब किसी का ओवर नहीं बचा था, उसी का सिर्फ ओवर बचा हुआ था, तो धोनी ने उसको ओवर दिया। तो पहला बॉल बस पिटने पिटने रह गया, दूसरा या तीसरा बॉल ऐसे 1-2 रन हुआ, दूसरा या तीसरा बॉल था। वो मिस बाबुल हक का बड़ा वो खास क्या था कि वो ना, वो पीछे हुक शॉट कौन सा बोलते हैं उसको, है हाँ, डिविलियर्स बोलते हैं ना, पीछे करके hook। तो अगर वो खड़े खड़े खेलता ना, तो ऐसा बॉल था कि छक्का पक्का जाने वाला था। वो हुक शॉट लिया, पीछे श्रीसंत खड़ा था और कैच आउट हुआ, और इंडिया पहला T20 वर्ल्ड कप जीत गई, पहला T20 वर्ल्ड। और उसमें नाम किसका हुआ? जोगिंदर शर्मा का, क्योंकि वो लास्ट बॉलर तो वही था ना यार। ठीक है, आज कहाँ है जोगिंदर शर्मा पता है? उस वर्ल्ड कप के बाद शायद 1 या 2 मैच खेला, उसके बाद कभी किसी ने पूछा नहीं। आज शायद किसी पुलिस अधिकारी की पोस्ट उसको मिल गया। जब आप अच्छा काम करते हैं ना, तो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई पोस्ट भी मिल जाता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले उसका फोटो वोटो भी आया था, ठीक है, आप लोग शायद याद ना हो। हाँ, MS धोनी या किसी से मिलने गया था वो, है ना। तो आप उसको क्यों अच्छा क्रिकेटर नहीं मान रहे हो? उसने तो वर्ल्ड कप जीता है भाई। तो कहते हैं मैथ्स के हिसाब से कि बेस्ट, गुड, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है मैथ के हिसाब से। तो अगर हम कहें बेस्ट क्रिकेटर या इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम, तो इंटेलिजेंट का मैथ के हिसाब से कोई डिफिनेशन नहीं। व्हाट इज इंटेलिजेंट? हो सकता है आपके हिसाब से जो बच्चा 100 में से 100 लाए वो इंटेलिजेंट हो, नवाब सर के ना भाई तुम 60 नंबर भी लो, मेरे लिए इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। तो इंटेलिजेंट का डिफिनेशन हर बच्चों के हिसाब से अलग है, बेस्ट का डिफिनेशन हर के हिसाब से अलग है। तो ऐसे वर्ड्स अगर आ जाएं तो वो सेट में कौन। तो आपने सॉरी 11th क्लास का पहला एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया। 11th क्लास का पहला एक्सरसाइज में यही है, सेट के बारे में ज्ञान दिया है। ठीक है, लेकिन अगर पढ़ाता, और पढ़ाता क्या, जब 10th क्लास का बेदार बैच होता है ना, उसमें हम ये सब पढ़ा देते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर के बैच में पूरे सेट थ्योरी पढ़ा दिया, पहला चैप्टर 11th क्लास, क्योंकि हम उनको कहते हैं एटलीस्ट 5 से 7 चैप्टर हम 11th क्लास का आपको क्लास 10th में पढ़ा देंगे। इससे क्या फायदा होता है? जब बच्चा 11th में जाएगा तो उसको ऑलरेडी 5-7 चैप्टर पहले से पढ़े हुए, तो बाकी बच्चों से वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, आइए मॉड, ये अच्छा सिमिलर की बात तो जान रहे हैं आप लोग। ठीक है, मॉड मतलब रिमाइंडर। आपको कभी भी रिमाइंडर रिमाइंडर कैलकुलेट करना है कि भाई इसका रिमाइंडर कितना हुआ, 5 मॉड 7 कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 2। 7 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 2। तो रिमाइंडर कितना आया? 2। सही। अच्छा, ये 2 सिंबल है, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये, 4। ये सब सेट से लेना देना है। ठीक है, इन चारों सिंबल को किससे लेना देना है? सेट से। जरा इसको समझना, मैंने आपको कहा कि सेट थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन ये 4 सिंबल को जरूर से सिखाऊंगा, तो आप लोग इसको थोड़ा कॉपी पे अच्छे से उतारो। ये दो चारों सिंबल्स कौन कौन सा है? सबसेट, नॉट अ सबसेट, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कभी पूछा है ना, ये वाला सिंबल तो यूज हुआ है 11th एंट्रेंस में, ये सिंबल। ठीक है, अगर ये सिंबल यूज हो रहा है तो हमें आना चाहिए। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन, जरा यूनियन और इंटरसेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यूनियन यू से दिखाएगा, इंटरसेक्शन बस इसका उल्टा, है ना, इंटरसेक्शन। इसको अलग अंदाज में और बोल सकते हो, इसको अलग अंदाज में एंड बोल सकते हो। अगर मैं और लगाना है तो मैं यूनियन करूं, एंड लगाना है तो मैं इंटरसेक्शन करूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि सर ऐसा है ना, नंबर लाइन पे मुझे जो आंसर मिल रहा है वो टुकड़ों में मिल रहा है, -3 से 1, फिर 5 से 11। क्या मिल रहा है आंसर? समझना, तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ब्रैकेट का फंडा।
तो और इंटरवल्स पढ़ चुके हो आप, इसलिए इंटरवल्स पिछले टर्म पे पढ़ाना हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ये कहा कि भाई ये वाला नंबर लेना नहीं है, ये वाला लेना है, और यहाँ के बीच वाले सारे लेने हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको बताना। -3, 1 ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे ओपन या क्लोज, क्लोज, गुड। यहाँ कहा कि भाई यहाँ वाला लेना है, यहाँ वाला नहीं लेना है, और बीच वाले सारे लेने हैं। तो क्या होगा, 5 पे ओपन या क्लोज, क्लोज, और 11 पे ओपन या क्लोज, ओपन। अच्छा सर, तो आंसर जो निकल के आया वो टुकड़ों में आ रहा है, लगातार नहीं है। तो ये वाला भी आंसर लेना और ये वाला भी आंसर लेना है। तो अब क्या करें, कैसे बोलें, दिस एंड दिस ना, बीच में लगाते हैं, और दिस आंसर और दिस आंसर, बढ़िया यूनियन लगा देते हैं। तो यूनियन का मतलब ये वाला इंटरवल भी लेना है और ये वाला इंटरवल भी लेना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैं बोलूं ना, आपको ना ये वाला जो आंसर आ रहा है, मान लीजिए ये वाला आंसर है -1 से लेकर 10 तक, ठीक है, और ये एक और आंसर है जो कि है 3 से लेकर 8 तक। ठीक है, कहाँ है कलर, अच्छा जरा समझने की कोशिश करना आप लोग, इंटरसेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, यूनियन तो आसान था। ये कहा सर यहाँ -1 भी ले लो लेकिन 10 मत लो, और बीच वाले सारे ले लो। एक आंसर तो एक जगह से ये आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ये। दूसरा मैंने कुछ सॉल्व किया और वहां से आंसर आ रहा है, एक्स को लेना, 3 को भी लेना है, 8 को भी लेना है, और बीच वाले सारे भी लेने हैं। लेकिन आपसे कहा गया भैया सुनो, यहां जो आंसर है और यहां जो आंसर है, इन दोनों में जो कॉमन आंसर होगा वही मैं आंसर दूंगा, कॉमन। अब कॉमन क्या क्या है, इसका आंसर क्या है, -1 से लेकर 10, ओपन या क्लोज, यहां पे तो क्लोज, यहां पे ओपन। अच्छा ये क्या है, 3 से लेकर 8, ओपन या क्लोज, दोनों जगह क्लोज। अब मुझे चाहिए कॉमन, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, दिस आंसर और इस आंसर में कॉमन आंसर कौन सा। तो अब मुझे चाहिए आपका जवाब, बताइए क्या है कॉमन। कॉमन पूरा इंटरवल कॉमन होता है। तो अगर गौर से देखो, ये पूरे के पूरा इंटरवल यहाँ पे कॉमन आ रहा है कि नहीं। यहां कह रहा -1 से लेकर 10 तक जाओ, ये क्या कह रहा है, 3 से लेकर 8 तक जाओ। तो क्या 3 से लेकर 8 तक पूरा के पूरा इसमें आ गया कि नहीं। तो जो कॉमन आता है वही हमारा आंसर है। अब बाई चांस यहाँ पे हुआ क्या, ये 3 से लेकर 8 तक पूरा कॉमन आ गया। हर बार ऐसा नहीं होगा, एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। ये -5 से लेकर 20 तक, और ये है -10 से लेकर 18 तक। सही, दिमाग चलाना और बताना मुझे जवाब, सबसे जवाब चाहिए। ये क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, ठीक है, यहाँ पे ओपन है, और ये कह रहा है पूरा ले लो, ठीक है, और ये कह रहा है पूरा ले लो। मुझे इन दोनों आंसर्स का कॉमन आंसर चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। सबका जवाब जो जो आ रहा है मैं लिख रहा हूं, -5 से 18, तो -5 से 18 ओपन या क्लोज, दोनों जगह क्लोज। और कौन सा, और क्या क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग, बस यही है। इनफैक्ट सच में यही आंसर है। आप अगर देखो तो सच में इन दोनों में कॉमन कौन सा है सर। तो कॉमन देखिए ना, ये आ रहा है एरिया इसमें, और ये आ रहा है एरिया, इधर वाला तो यहाँ पे है ही नहीं, और इधर वाला यहाँ पे है ही नहीं। तो कॉमन कौन सा है, ये। और ये पूरा इंटरवल है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, -5 से 18। तो फिलहाल अभी आप इंटरवल से सीख रहे हैं। ये क्लास 11th में इतना जम करके ये यूनियन और इंटरसेक्शन यूज होगा जब टीचर आपको इनइक्वलिटी पढ़ा रहा हो। क्या, इनइक्वलिटी 11th क्लास में स्टार्टिंग में इनइक्वलिटी पढ़ाता है टीचर। तो उम्मीद है इंटरसेक्शन और यूनियन सीख गए हैं आप लोग। इसको उतारोगे भी या फिर घर, सब घर पे उतारोगे, घर पे उतारना है पक्का। इतना फुर्सत है तुम लोगों के पास। हाँ बहुत बढ़िया, आज नहा भी लेना इस फुर्सत में फिर, आज फ्राइडे, नहा लेना। हाँ पूछो। और का मतलब दिस और दिस, ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोऑर्डिनेशन सॉल्व करते हैं, x² = 4, सॉल्व करने के बाद बोलते हैं x +2 एंड -2। तो व्हाट आर द आंसर्स ऑफ दिस इक्वेशंस, +2 और, तो इसका मतलब दोनों लिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा सवाल था। और कुछ,
व्हाट इज दिस सबसेट एंड व्हाट इज दिस नॉट अ सबसेट? सबसेट मतलब कोई इंटरवल किसी इंटरवल के अंदर आ गया तो उसका सबसेट कहलाएगा। मतलब ये, अगर मैं ये कहना चाहूं ये पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है कि नहीं, तो मान लीजिए इस इंटरवल का नाम, मैं इस इंटरवल का नाम ए दे दूं और इसका नाम मैं बी दे दूं कि ये बी वाला इंटरवल है और ये ए वाला इंटरवल है, तो आप बोल सकते हो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर कोई चीज किसी के अंदर आ रहा है, एग्जांपल के तौर पे बहुत सिंपल, क्या मैं बोल सकता हूं नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर? पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर? तो ये बस सबसेट समझ में आ गया। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर? बिल्कुल, जितने भी लेकिन क्या ये मैं बोल सकता हूं रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर? तो क्या बोलते हैं फिर उस वक्त? नॉट अ सबसेट। जब नहीं है तो नॉट अ सबसेट। तो बिल्कुल वही है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। बस क्या है, अब ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू किसके हिसाब से बात हो रही है? सेट के हिसाब से। तो सेट के हिसाब से ये चार सिंबल यूज होते हैं। यहां तक एकदम क्लियर है? ये दो सिंबल को अगले पेज में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इसको आपने अनस सर से पढ़ा होगा थोड़ा सा। सिग्मा, अम्मा नहीं सिग्मा, है ना, इन्हें अम्मा बुला रहे हो आप। सिग्मा एंड दिस इज कैपिटल पाई, या इसको कंटिन्यूड प्रोडक्ट कहते हैं। बोलो क्या बोलो, बोलो। हाँ, सिग्मा एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में जम करके आता है सिग्मा। और इसके बारे में हम लोग जानते नहीं और गलती हुई, समझ में नहीं आता, सिर्फ प्रूफ समझ में नहीं आया या बाकी चीजें समझ में नहीं आया। ठीक है, साजिया आप शायद पहली क्लास कर रही हैं या दूसरी क्लास कर रही हैं, मुझे पता नहीं, दैट्स वाई, इसलिए हो सकता है आपके साथ दिक्कत आ रही हो ना। एक बार पुराना लेक्चर देखेंगे दोस्त, है ना, उसके बाद बिल्कुल हम बात करेंगे। आइए बताइए जरा, सिम्बस को जरा समझते हैं ना। जैसे आपके दादा परदादा वाले लोग या आपके घर वाले आपको गुड्डू पप्पू, है ना, छुटकी, मुटकी, है ना, इस नाम से बुलाते होंगे। तो सिमिलरली जो बाबा ने लोगों ने अपना नाम दिया, आपका एक अपना पर्सनल नाम होगा, ठीक है, तो जो पर्सनल नाम है वो ये है, आप इसको अलग अलग नामों से बुला लेते हो तो वो अलग बात है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो ग्रीक सिंबल्स हैं, दुनिया ने ग्रीक लोगों को बहुत शानदार मैथमेटिशियंस मांगना, और उन्होंने बहुत सारे सिंबल्स को अपने अपने नाम दिए, जैसे अल्फा, बीटा, ये तो जानते हो, और गामा चाचा को भी देखे होगे आपने, कहाँ पे, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। तो अल्फा, बीटा, गामा, और एक और आएगा डेल्टा। तो जब भी मुझे चार रूट्स लेने हैं तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा मान लेते हैं। तो सिंबल्स को देखो, डेल्टा कैसे बनता है बता देता हूं। ये लिया, ऐसे घुमा दिया, डेल्टा, आधा आठ मान लो आप, दिस इज डेल्टा। गामा, गामा सीखो, ये रहा गामा, वाई जैसा है लेकिन वाई नहीं है ना, गामा, ये बना दिया आपने गामा। ठीक है, ओके ना। थीटा तो जानते हो आप लोग। फाई, फाई, फाई इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, एंगल को भी हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करने का? गोला बनाया, बीच में डंडा मार दिया, दिस इज फाई। क्या बात है यार, इसको सब याद है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर में आपको एंगल फाई दे रखा है, फाई, द एंगल आर थीटा एंड फाई। ठीक है, अच्छा, दिस इज लैम्डा, लैम्डा पढ़ते हो वेवलेंथ में, फिजिक्स में पढ़ते हो लैम्डा, है ना, वेवलेंथ, तो लैम्डा। दिस इज रो, ये आप पढ़ते हो, बता दो तुम मान जाओ। इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात है, इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हो क्या? इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए, या ये ना, ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी। अब इसको सिंबल मैंने रो बोला है, लेकिन यहाँ पे रिएक्टिविटी की तरह काम आ रहा होता है। हम इस सिंबल को अलग अलग नामों से जान सकते हैं जब जहां पे जैसा यूज कर लिए। जैसे थीटा और फाई को हम अक्सर एंगल्स में यूज कर रहे होते हैं, ये ना एंगल्स के लिए यूज हो रहे होते हैं। ये सारे के सारे रूट्स के लिए यूज हो रहे होते हैं ना, रूट्स निकालना हो, आप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा मान लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एंगल इसको भी नहीं मान सकते, ट्रिग्नोमेट्री में जो टेन अल्फा टेन बीटा भी करके दे रखा होता है, तो मान सकते हैं यूजुअली, यूजुअली, है ना। सिमिलरली रो का मैंने आपको बता दिया। तो ये सब ग्रीक सिंबल्स हैं, इन दोनों को अगले पेज पे लेंगे, यहाँ पे से कुछ उतारना तो आप उतार लीजिए। साजिया, ये आपका पहला लेक्चर है दोस्त, आप लोग उतारो, कुछ उतारना है, हाथ पैर चलते रहना चाहिए, इंटरसेक्शन यूनियन वाली बात कुछ उतारो। ठीक है, ये भी 15 मिनट लेट मिलता है पेपर, और 15 मिनट लेट में क्या होता है कि हम लोग भी वही सोचते हैं कि 15 मिनट का अलाउ करते हैं ना, ताकि बच्चा एकदम उस हिसाब से हो, लेकिन बच्चा ये चालाकी कर लेगा, ये ध्यान नहीं था मुझे। अच्छा किया तुमने रिमाइंड करा दिया, आप नहीं कर पाएगा। ठीक है, डंडन। आई, इन दो सिंबल्स को जरा सीखते हैं अच्छे से ना। कौन कौन से दो सिंबल है? सिग्मा और कैपिटल पाई।
देखो कैपिटल पाई की तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सिग्मा की जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को। जरा सा सिग्मा को सीखते हैं, सिग्मा चचा है क्या। ठीक है, जैसे ना इसको भी डिटेल में जान करके उतना फायदा भी नहीं, लेकिन हल्का सा नजराना पेश कर रहा हूं। और ये कैपिटल पाई या कैपिटल पाई, ठीक है। सिग्मा को बनाने का तरीका सीखो, स्ट्रेट लाइन क्रॉस लाइन क्रॉस लाइन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पाई ऐसे दो डंडा ऐसे निकलेगा पाई। वो वाला जो पाई है ना, वो ये पाई होता है, पता है एक्चुअल में। पाई ये और यहां से ऐसे घुमा हुआ, ये है पाई। एक्चुअल पाई का सिंबल ये। हम लोग है जो बना देते हैं, चल हटा पाई, जो आया जैसे आया बना दिया, भावनाओं को समझ गया, चाहे चाइना में लिखा है किसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पाई जैसे बना देते, दिस इज कैपिटल पाई, दोनों का मतलब समझेंगे आप। ये कैपिटल पाई में दो चीजें होती है ना, यहाँ पे या सिग्मा में दो चीजें, एक इनिशियल वैल्यू होता है और एक होता है फाइनल, है ना। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, ठीक है। मान लो मैंने लिखा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 आई स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या मतलब है समझना, जो भी चीज यहां पे लिखा है और ये जो वेरिएबल के साथ है, उस वेरिएबल को हम बार बार चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। मैंने पहले शुरुआत करेंगे कहां से, इनिशियल वैल्यू कितना है 1, तो 1 और ऊपर क्या करना है स्क्वायर, फिर 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर स्क्वायर, फिर क्या आएगा 3, फिर स्क्वायर, कहां तक जाएंगे ऐसे, तो 10 का स्क्वायर। अभी सिग्मा क्या कर रहा होगा, ये चीज को बार बार पुश कर रहा होगा, साथ ही साथ बीच में प्लस लगाते जाएगा, बीच में ना एंड सो ऑन प्लस लगाते जाएगा। अब मैं इतना बड़ा सा लिखता, एक लाइन में ये काम हो गया। मान लो ये चीज 1 से लेकर 100 तक होता तो दादी नानी याद आ जाती है, तो ज्यादा बढ़िया था कि हम सिंबल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस सिंबल्स में खास ऐसा भी याद, इसके बहुत सारे लॉज भी हैं, अभी लॉज नहीं पढ़ाएंगे, जब हम लोग स्टैट्स पढ़ेंगे और साथ साथ पढ़ रहे होंगे एपी, तो सिंबल्स सिग्मा के कुछ लॉज भी हैं, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। बहरहाल मैं सिंबल्स का एग्जैक्ट मतलब सिखा रहा हूँ। मान लो कल को 20 से लेकर के 35 तक लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है 2r+3, और ब्रैकेट है ऐसे बंद। अब अगर मैं आर सिंबल यूज किया हूं तो यहाँ पे आर लिखा हुआ होगा, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है, क्या मान लेना है, ये चीजें आर के लिए लग रही है। तो अगर ये ना भी लिखा है तो अंडरस्टूड है भाई, जो भी वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है वो वेरिएबल यूज करना है। तो पहला क्या बनेगा, 2 × 20 + 3। दूसरा क्या बनेगा, 2 × 21 + 3। बीच बीच में ये क्या करेंगे भाई साहब, प्लस लगाते जाएंगे। फिर आगे क्या होगा, 2 × 22 + 3, है ना, एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे, 2 मैक्सिमम वैल्यू 35 + 3, ये हो गया पूरा। तो समेशन का मतलब समझ में आ रहा है। एक और भी चीज हो सकता था, समेशन को इस पे भी लगा दो और इस पे भी अलग अलग से लगा दो, ये लॉस जब समेशन के आएंगे तो वहां पे सीखेंगे। जो ये काम कर रहा है बीच में प्लस, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, इसका इस सिंबल का नाम है सिग्मा। ये काम क्या करता है, डज समेशन, काम क्या करता है, समेशन। अच्छा सर, समेशन और एडिशन में क्या फर्क है, एडिशन 2 नंबर का करते हैं, एड दिस टू दिस। समेशन ऐसे एडिशन को चलाते जाओ इसी हिसाब से, समेशन, ठीक है। सर व्हाट इज द सिंबल, द सिंबल नेम इज कैपिटल पाई, एंड व्हाट डज दिस डू, ये करता क्या है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होता है, सर प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन तो एक ही चीज है, प्रोडक्ट दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन, लगातार मल्टीप्लीकेशन करता है। तो सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां पे बस आई के जगह पे मैं अभी भी 1 ही ले रहा हूं और 10 दे रहा हूं और आई स्क्वायर लगाया, तो करेगा क्या ये, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक जाना है 10 का स्क्वायर। वो बीच में प्लस लगाता था, ये बीच में मल्टीप्लाई लगाएगा और एकदम लगातार तक जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है सेम। तो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट जरा से उतार लो, फिर सिंबल्स के लिए एक पेज पूरा छोड़ दो। ठीक है, सिग्मा और कंटिन्यूड प्रोडक्ट दोनों उतार लें जल्दी से। 12 बजे कौन नमाज पढ़ने जाता है, अभी टाइम कहाँ हुआ नमाज का। देख देख के प्यास लगती है।
क्या हो गया? अब समझ में आ गया? क्यों? काहे नहीं टॉप कर रहे हो तुम? बच्चा लोग से फ्रॉड कर रहा था। नहीं ना, आतिफ तो अच्छा बच्चा है। सर सब कुछ पढ़ रहे हैं और टाइम टेबल के हिसाब से चल भी रहे हैं, फिर भी मार्क्स सही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कभी गौर किया है आपने? सब कुछ पढ़ रहे हैं, टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हैं, तब भी मार्क्स सही नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कि जब हम खाते हैं तो धीरे धीरे वजन बढ़ता है या एक अचानक से बढ़ जाता है? तो सेम चीज आपके पढ़ाई के साथ है। जब आप पढ़ रहे होंगे तो जरूरी नहीं कि आपको लगे कि तुरंत धीरे धीरे आपका पढ़ाई में इंप्रूवमेंट हो रहा है। धीरे, हाँ, दवा की तरह एग्जैक्टली ना, तो ये दवा की तरह ही है। आपको धीरे धीरे जब आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे, अपने आप आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। बस किसी दिन रुकना मत। दवा के साथ क्या है कि डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन का कोर्स है, तो 10 दिन में एक दिन भी छूट गया तो फिर से 10 दिन चालू करना पड़ेगा। तो इसीलिए सेम चीज आपके साथ भी है। अगर यहाँ एक दिन भी छूट गया, आपने अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया, फिर से चालू कर लो आप। तो कंसिस्टेंट तुम पढ़ते रहो, देखो अपने आप रिजल्ट आएगा। ठीक है, तुरंत नहीं होता दोस्त। 1 साल 1.5 साल जम करके रिग्रेस मेहनत करता है, 2 साल रिग्रेस मेहनत करता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो 4 4 साल मेहनत करते हैं, तब जाकर के आईआईटी में रैंक अच्छी या रैंक 1 लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आप अभी तो शुरुआत की हो, आप लोग तरीका अभी सीखे हो। ठीक है, अब तो करो। आइए बढ़ जाए नेक्स्ट। तो हमारा ना सर सिम्बस का मामला खत्म हो गया। सिम्बस के बाद हमें क्या पढ़ना है? मोडबस हो गया, डिवीजन हो गया, नहीं डिवीजन बाकी है, मॉडुलस बाकी। ब्रैकेट तो हो गया, डिवीजन पहले मॉडुलस पढ़ लेते हैं, मॉडुलस आसान है। ठीक है, उसका डिवीजन का लास्ट में सवाल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, डिवीजन भी आप लोग पहले से जान चुके हैं, ऐसा नहीं है। जो डिवीजन की बात हो रही, हमें पढ़ना मॉडुलस। सर ये मॉडुलस है क्या? इस मॉडुलस के एक और भी नाम है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, बचपन में आपने इसको बहुत पढ़ा है। इसके बारे में कहा सर कोई नंबर है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? तो निगेटिव, यानी उसका साइन भूल जाओ और वो नंबर लिख दो। तो सेम ही होता है, पहले इसको समझते हैं सिंबल क्या कहता है। अगर y इज इक्वल टू मॉड x, ऐसे दो डंडे अगर मैं लगा दूं, जान करके हैरानी होगी, इसी साल के 2024 के 11th एंट्रेंस में दो डंडों का यूज किया गया है एक सवाल में। मतलब हमें मॉडुलस का ज्ञान नहीं होता तो शायद इस डंडे का मतलब क्या था हम नहीं सॉल्व कर पाते। चलो एक अच्छा है, इमी वाले ने ज्यादा दिमाग नहीं चलाया था। जो आंसर था ना वो पॉजिटिव में सारे ऑप्शन दे रखे थे। अगर एक ऑप्शन निगेटिव को -1 आ रहा था आंसर, और उसमें आगे लगा था मॉड, तो -1 का मॉड क्या करता है? 1 बना देगा, यानी प्लस बना देगा। और एक ऑप्शन अगर -1 भी होता और एक 1 भी होता। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बहरहाल ध्यान ये रखना है कि सर मॉड का क्या मतलब है। कहता है कि मॉड बोलता है कि मैं प्लस का एक्स बन जाऊंगा अगर मेरे अंदर तुमने पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। कहता मैं -x बन जाऊंगा अगर मेरे अंदर निगेटिव नंबर डाल दो तो। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव है? अरे लो ना,
लो देखो एग्जांपल समझने की कोशिश करता हूँ। मैं बोला बोला मॉड 10 बताओ कितना, बोला यार अंदर तो पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ था, एज इट इज उतर जाऊंगा मैं, जो लिखा है तुमने एज इट इज। कहा कि नहीं मैं -10 हूं, अब बताओ क्या होगा। तो कहता भैया नहीं होगा कैसे, पहले समझो। अच्छा तुम निगेटिव हो तो तुम ना निगेटिव रहो, जो हो वो एज इट इज रहो, बस एक आगे मैं तुम्हारे लिए माइनस का साइन एक और लगा देता हूँ। अब माइनस माइनस क्या हुआ, तो ऐसे हो रहा है बेसिकली प्लस। जो हम बीच का स्टेप खा जा रहे हैं, बार बार खा खा के मोटाते जा रहे हैं। आप लोग भी खाना सीखो, थोड़ा मोटे हो जाओ। तो आप बीच के स्टेप्स ये है। तो निगेटिव मॉड निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बना रहा है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव क्यों रहने दे रहा है, ये इसका मॉड का डिफिनेशन है। सही। तो जरा बताना जीरो के साथ क्या करता होगा मॉड चाचा, चाहे +0 लगाओ या -0 लगाओ, कोई फर्क। इसलिए किसी किसी किताबों में +0 -0 दोनों जगह लिया रहता है। बेटर यह है कि आप कहीं एक जगह ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा आप किडनी लगा करके बताओ इस सवाल का क्या जवाब होगा। प्लस का 8 यानी 2 के पावर प्लस का 3, दैट इज प्लस का। तो आप लोग किडनी ज्यादा चला दिए ना। मॉड का मतलब है जो ओवरऑल वैल्यू है उसके आगे कोई भी साइन अगर निगेटिव का है तो पॉजिटिव बनाएगा। ये थोड़ी बोला गया कि भाई वो पॉजिटिव है वो ऊपर का साइन चेंज कर देगा। ये क्या लिखा हुआ आपने पढ़ा, लॉ ए के पावर -m इज इक्वल टू 1/a के पावर m, पढ़ा ना एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाले चैप्टर में। तो 2 के पावर -3 क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर 3, उस पे मॉड है। यानी इनडायरेक्टली 1/8 पे मॉड है। 1/8 का मॉड क्या होगा, 1/8 बाहर निकल के क्या होगा, 2 पावर -3। तो क्या ये नंबर पॉजिटिव था या निगेटिव था, या क्या था, नंबर पॉजिटिव था। ये नंबर निगेटिव है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं पूछता बताओ साइन 30 डिग्री का मॉड, तो आपको नहीं पता साइन 30 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाओगे ना, है ना, 1/2। तो यानी इनडायरेक्टली मैंने 1/2 का मॉड पूछा, और 1/2 का मॉड कितना होता है, 1/2। ठीक है। तो कल को अगर ऐसे ऐसे वैल्यूज दे दे तो आप घबराना मत। उससे पहले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से, शायद मैंने टेस्ट पेपर में एक सवाल दिया था, क्या, कि द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड 3x-5 -4x+5 एट x इक्वल्स टू -2 करके। तो करना क्या है, जहां जहां एक सारा वहां क्या पटकेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x, यानी आपको x की वैल्यू बतानी है। अगर ये इसके बराबर दे रखा है तो कौन कौन सा x पटकेंगे कि ये इसके बराबर आएगा। उतारिए जल्दी से सवाल करके दिखाइए। तुमने उतारा कि नहीं उतारा, डायरेक्ट सवाल पे आ गए।
पहले वाले का 8 आ रहा है, कुछ लोग -2 बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो पहले सवाल में करना क्या होता है, ठीक है, पहले सवाल में करना क्या होता है कि हमने वैल्यू पट का -2, तो कितना हुआ 3 इंटू -2, ब्रैकेट के साथ यूज करेंगे कि अभी कंफ्यूज हो जाएंगे हम। डंडा चला दिया, -4 इंटू -2 प्लस का 5, ब्रैकेट बंद करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ये माइनस का 6 है, माइनस का 5 है, मॉड 4 दूनी माइनस का 8 है और प्लस का 5 है। ये हो गया माइनस का 11 मॉड माइनस, ये माइनस का 3 मॉड, माइनस का 11 का मॉड 11, -3 का मॉड 3, निगेटिव लगाया 11 -3 कितना हो जाएगा 8, तो आंसर आएगा 8। ठीक, इसके दो आंसर आएंगे, इसके दो आंसर आएंगे, आप सोचो क्यों आएंगे दो आंसर। अच्छा, क्या ये लीनियर इक्वेशन है ना? सॉल्व फॉर एक्स का मतलब ये एक्स की वैल्यू बतानी है ना? लीनियर होता तो यहाँ पे मॉड नहीं लिखा होता, ये मॉडुलस इक्वेशन का सवाल है, ये मॉडुलस इक्वेशन का सवाल है। तो लीनियर होता तो एक आंसर आता है, ये मॉडुलस के दो आंसर आएंगे। बताओ क्या? सर एक बार इसको प्लस से खोलेंगे और एक बार इसको माइनस से। मुझे नहीं पता है कि राइट साइड का आंसर जो आ रहा है वो अंदर मॉड +3 से आया है या -3 से आया। हो सकता है ना कल को ये +3 हो जाए, या हो सकता है कल को ये अंदर क्या लिखा हो -3। अब एक बार इसको सॉल्व किया, कितना आया 2x = 8, तो x = 4, उधर भेजा 2x = -3 + 5, बराती बराती एक तरफ, सराती सराती एक तरफ, कितना आया प्लस का 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, इसलिए इसके दो आंसर 1 एंड 4। समझ में आ रहा है? क्लियर? और अगर आपने वीडियो हमारा देखा होगा तो जानते होंगे आप इस मॉडुलस को मुझे यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी। पहला मॉडुलस को पढ़ाने का पहला जरूरत कि बताएंगे आप √x² कितने के बराबर, x ± x मॉड x। हाँ, तो √x² क्या होता है मॉड x, क्योंकि x² का आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। दूसरी जरूरत जो इसको मॉडुलस को पढ़ाने की हुई कि यार डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस, जैसे मैंने आपसे पूछा बताओ 10 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, -10 क्यों नहीं होगा? बिकॉज डिफरेंस इज ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा। तो जब भी मैं आपसे बोलूं भाई डिफरेंस लेना है 10 और 20 का, तो पहले बड़ा ही लिखेंगे उसके बाद छोटा। गलती से मान लो मैंने लिख दिया छोटा माइनस बड़ा, तो डिफरेंस का मेन मतलब है डंडा। आप डंडा के हिसाब से बात करें। तो अब डंडा क्या, तुमने गलती से अगर निगेटिव भी पहले लिख दिया तो मॉड क्या करेगा, छोटा में से 10 -20 कर दिया तुमने, आगे लगाया डंडा, तो क्या हो जाएगा -10, -10 क्या हो जाएगा अपने आप 10। तो डिफरेंस का दूसरा यूज ये है, जब भी डिफरेंस बढ़ा है तो पक्का समझ लेना आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आने वाला। ठीक है, तीसरा यूज मॉडुलस का, यार आपके एनसीईआरटी में दिया है एज द एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, कभी भी एरिया निगेटिव नहीं हो सकता। तो अब जब एरिया निगेटिव नहीं हो सकता तो क्यों ना ऐसा, जब भी एरिया का फॉर्मूला आए तो एरिया के आगे क्या लगा दे हम, मॉड। लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, है ना, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो लेंथ के आगे क्या लगा दे हम, मॉड। तो जो भी हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला उसमें आगे क्या लगा हुआ है, मॉड। उतारी जल्दी से। जल्दी उतारिए, डन करिए। क्वेश्चन 2 में रेहान बहुत अच्छा सिंपल सा काम किया गया है यार। ये जो मॉड है इसका आंसर 3 आ रहा है। अब तो ये दो तरह से आ सकता है, कैसे, या तो ये +3 बन जाए या तो ये -3 बन जाए। तो +3 के साथ सॉल्व कर लिया, -3 के साथ सॉल्व कर लिया। क्लियर? आइए। हाँ भाई, ओपन चैलेंज किया, आपकी क्लास में 50% बच्चे ऐसे हैं जो जिनको डिवीजन नहीं आता। क्या बात करते हैं सर, डिवीजन तो आप ऑलरेडी सिखा चुके हैं। यस, वो सिखा चुका हूं मैं। अब डिवीजन के बाद पक्का ये ऐसा है जो आप 10th क्लास में भी आ जाते हैं लेकिन तब भी आप डिवीजन नहीं जानते हो। इनफैक्ट किसी किसी क्लास में तो ऐसा फाका पड़ा है कि पूरी क्लास को ये 4 सवाल मैं अभी दूंगा ओपन चैलेंज, आप ये 4 सवाल में से चारों के चारों 2 मिनट के अंदर सही करके दिखा दो तो मैं मान जाऊं। है ना, ओपन चैलेंज टू यू ऑल, है ना, कि 4 सवाल 2 मिनट के अंदर
आप सवाल को सॉल्व करके दिखा दो। ठीक है, कौन सा सवाल है? 4 मिनट के 2 मिनट के अंदर 4 सवाल, बहुत ही आसान, निहायत ही आसान सवाल। ठीक है, पहले करके तो देखो कम से कम इतना ही। तुम तो पहले हार मान गए यार। हाँ भाई, तो मेरे ये 4 सवाल हैं, दैट इज ओपन चैलेंज कि अगर आपने इन चारों सवाल को 2 मिनट के अंदर बना दिया तो मैं मान जाऊंगा आपको मैथ्स का डिवीजन आता है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर कंडीशन है। अभी तक जितने भी बैचेस में मैंने ये सवाल दिए हैं, आज तक कोई बैच ऐसा नहीं मिला जिसमें 50% से भी ज्यादा बच्चे इस सवाल को सही करके दिखाते। तो आपके अंदर अगर गट्स है तो चैट सेक्शन में जवाब देना ना भूलें कि आपने कितने मिनट में और कितने सवाल सही किए थे। बिल्कुल, ये मैथ्स का और इसकी कंप्लीट कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट तरीका सीखने के लिए कि आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, ये मुझे पता है 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद। जानने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।